हाँ जी बच्चे, जरा ध्यान से सुनिए, एक नई बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो आपने लिखा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, आज का नया टॉपिक कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट या कोहेरेंट सोर्सेज। जो हमने याद है यंग्स ने वो लिया था, सोडियम लैंप लिया था कल, है ना, याद है? सोडियम लैंप ही क्यों लिया था उसने? क्योंकि उसमें से सेम येलो कलर की लाइट निकलती है, एक ही कलर की लाइट निकलती है, और जितनी भी उसमें से लाइट रेज निकलती है सबका फ्रीक्वेंसी सेम होता है। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो वेवलेंथ भी सेम होगा, क्योंकि स्पीड तो सेम होती है। सबका फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो या तो 0 होगा या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, कुछ भी। So two waves having same frequency or same wavelength, or they are moving in the same direction, and they should have a constant phase difference or zero phase difference, are called coherent sources. ठीक है, तो इस सोर्स ऑफ लाइट को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, जिसमें एक जैसा कलर की लाइट निकलती है। अब जैसे व्हाइट लाइट, ट्यूब लाइट है, वो कोहेरेंट सोर्स नहीं है, उसमें से तो 7 कलर निकलेंगे ना, तो उसमें अलग अलग कलर निकलेगा तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, तो वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो वो आपका कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाएगा, वो इनकोहेरेंट कहेंगे उसे। जो व्हाइट लाइट या सनलाइट है वो इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होगा। ठीक है, तो जो कोहेरेंट सोर्स होता है वो हमेशा मोनोक्रोमैटिक लाइट भेजेगा, माने सिंगल क्रोम, मोनो सिंगल क्रोम कलर, सिंगल कलर का लाइट भेजेगा, तो वो मोनोक्रोमैटिक होता है। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए सबकी फ्रीक्वेंसी में से जितनी भी रेज निकलेंगी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, सेम डायरेक्शन में चलेंगी, मतलब डायरेक्शन चलो इधर उधर चलेंगी, लेकिन टकराने के लिए, इंटरफेरेंस होने के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और उनके बीच के जीरो फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो आज का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन path difference and phase difference, relation between path difference, path difference and phase difference। इनमें फर्क सुनिए पहले तो, और फिर इनका रिलेशन सुनिए। पाथ डिफरेंस को हम एक्स से डिनोट करेंगे, फेज डिफरेंस को हम पाई से डिनोट करेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोशन है, कई लोग पाथ डिफरेंस को पी लिखते हैं, कई लोग के लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो पाथ डिफरेंस को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, फेज डिफरेंस को पाई से। पाथ डिफरेंस होता क्या है? जैसे मान लो एक लाइट रे यहाँ से गई, पी पे पहुंची, एक दूसरी लाइट भी इधर से चली, उसी प्लेन में सीधे रास्ते से चली, और वो भी पी पे पहुंची। एक ए से पी पे गई है और एक बी से पी पे गई है। किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इन दोनों के डिस्टेंस के बीच का जो गैप होगा, मतलब बीपी में से अगर एपी माइनस करें तो जो डिफरेंस बचेगा एक्स्ट्रा, मान लो इसने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर यहाँ से सीधी खींच लें ये बराबर हो गई, तो ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसे पाथ डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, और फेज डिफरेंस क्या होता है? जब ये वेव चल रही होगी तो आपको पता है इस तरह से चल रही होगी, ए वैसे वेव, दूसरी वाली वेव भी इस तरह से चल रही होगी, तो इनके जो इनिशियल एंगल है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस होता है ना। तो पाथ डिफरेंस यानी एक्स और इनके एंगल के बीच का जो गैप है उनमें क्या रिलेशन है? पाथ डिफरेंस यानी डिस्टेंस में और एंगल में जो डिफरेंस है उनमें क्या रिलेशन है? ये 11th में था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था वेव में, वो इस्तेमाल अब होगा, मैंने बताया था आपको कि 12th में यूज होगा। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का ये रिलेशन होता है। पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब इसका हमारे यहाँ से क्या लेना देना? आपको याद है हमने कल इंटरफेरेंस उसकी डेरिवेशन करी थी इंटेंसिटी की, वहां पे एक ये कंसेप्ट हमारा, वहां पे आप एक्स्ट्रा लिख के ऐड करेंगे या अलग से पेज में लिख लेना। वहां पे एक हमने मैक्सिमा की डेरिवेशन करी थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की डेरिवेशन करी थी, और एक मिनिमम इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया था वाईडीएससी के केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी के 3 नाम है। एक मैक्सिमा इंटेंसिटी कहते थे, एक उसको हम ब्राइट फ्रिंज भी कहते थे, याद है? जहां पे जब दो क्रेस्ट क्रेस्ट से टकराती थी तो दोनों ऐड होके वहां पे ब्राइट स्पॉट नजर आता था, और जब ट्रफ ट्रफ टकराती थी दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड होके नई एनर्जी मिलती थी। तो इसे हम लोग ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं पहले केस को, और इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमने कल उसमें लिखा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें दोनों के सेम एम्पलीट्यूड ऐड होते हैं। तो इसकी क्या कंडीशन है? इसका पाथ डिफरेंस कितना होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों के हमें पता होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए।
आ जाओ कंस्ट्रक्टिव पे। आपको याद है कंस्ट्रक्टिव में वहां पे एक फॉर्मूला जो हमने किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमने डिराइव किया था। तो मैक्सिमा के लिए मैंने बोला था ये 1 होना चाहिए, है ना। cos सबसे बड़ा कब होता है, जब 1 हो जाए। तो मैक्सिमा के लिए cos की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी कितनी होती है, 1 +1, और मिनिमा के लिए -1। तो cos 1 कब होता है, cos 1 होता है, याद रखना, जब फाई इज इक्वल टू n पाई हो। n की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0, फाई की वैल्यू 2n पाई, 2n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3, कैसे, मतलब cos, अगर यहाँ n को 0 डालो तो cos 0 बन जाएगा ना, तो cos 0 क्या होता है, 1। फिर n को 1 डालो तो cos 2 पाई बन जाएगा, cos 2 पाई भी 1 होता है। फिर n को 2 डालो तो 4 पाई बन जाएगा, वो भी 1 होता है। cos के जो इवन वाले पाई होते हैं ना वो 1 होते हैं, 0 2 4 6 8। तो यहाँ n को अगर हम 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 डालें तो ये हमेशा इवन रहेगा। तो याद रखना cos 1 कब होता है, जब एंगल हो 2n पाई। तो ये फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई, ये क्या आई, ये फेज डिफरेंस आ गया। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई, तब हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, तब हमेशा ब्राइट फ्रिंज आएगा, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। अच्छा फाई आ चुका है, फाई फॉर्मूला याद कर लो 2n पाई। इसी तरह से अब हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, इस फाई को उठा के यहाँ डाल दो, पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। तो पाथ डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा हमारा, इसमें रख रहा हूं मैं लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। पाई की वैल्यू ये वाली डाल देता हूँ, 2n पाई रखो, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, n लैम्डा, है ना। तो ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो दो फॉर्मूले याद कर लो, फेज डिफरेंस का 2n पाई और पार्ट डिफरेंस का n लैम्डा, फॉर मैक्सिमा, फॉर ब्राइट फ्रिंज और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ फॉर मिनिमा, केस 2 फॉर मिनिमा और डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज कौन सी होती थी, जब एक क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से टकराती थी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते थे ना, वहां अंधेरा दिखता था, वहां कुछ नहीं दिखता था। डार्क फ्रिंज, या इसको हम तीसरे नाम से भी जानते थे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। इसकी कंडीशन पे आते हैं, इसके फेज डिफरेंस पे आते हैं। अच्छा तो मैंने आपको बताया था कि भैया कॉस सबसे छोटा कब होता है, -1, कॉस सबसे बड़ा होता है +1, सबसे छोटा कब होता है, -1, है ना। अब -1 पे, -1 की वैल्यू क्या होगी, -1 की वैल्यू होती है 2n - 1 पाई। ऑड नंबर ऑफ पाई पे n, ये आपका -1 होगा, मतलब cos की वैल्यू 1 पाई पे -1 होती है, 3 पाई पे -1 होती है, ठीक है, 5 पाई पे -1 होती है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4। जैसे अगर आप यहाँ 1 डालते हो तो 2 1 2 -1, 1 पाई आ जाएगा ना बेटा, ध्यान इधर। अगर आप n को 2 रखते हो तो 2 2 4 -1, 3 पाई आ जाएगा। 3 रखते हो तो फिर 6 -1, 5 पाई आ जाएगा। तो cos ऑड नंबर ऑफ पाई पे -1, इवन वाले पाई पे cos 1 होता है। तो cos -1 कब होता है, याद रखना, 2n - 1 पाई पे cos -1 होता है और 2n पाई पे cos +1 होता है। ये फेज डिफरेंस के फॉर्मूले हैं, ये मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अच्छा अब इसका पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो ना, इसका पाथ डिफरेंस भी निकाल लो। पाथ डिफरेंस ये उठा के यहाँ डाल दो, पाथ डिफरेंस निकल जाएगा ना। पाथ डिफरेंस क्या है, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस पाई, पाई की वैल्यू ये डाल दूं 2n - 1 पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो पाथ डिफरेंस कितना आया, 2n - 1 λ/2, है ना। 2n - 1 λ/2 इज द कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा, ठीक है, एंड दिस इज फॉर मैक्सिमा, ठीक है। n लैम्डा मैक्सिमा के लिए, 2n - 1 λ/2 मिनिमा के लिए, ठीक है। पॉज कर दो, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ो। चुप, यहाँ देखो, हाँ जी बच्चे, अब न्यूमेरिकल ध्यान से सुनना। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, क्या फॉर्मूला था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, बोलो, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। जब ध्यान नहीं होता ना तो नीचे देखना पड़ता है कॉपी की तरफ। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब न्यूमेरिकल पे ध्यान से देखना, ताकि अभी खुद कर लो अपने आप, बिना इधर से देखे। 3 टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं आपको, तीनों ध्यान से सुनना, फिर वैसे ही आपको दूंगा मैं। पहला टाइप, किसी भी
किसी भी इंटरफेरेंस, अच्छा उस न्यूमेरिकल से पहले एक चीज और रह गई, वो भी बता दूं। देखो बच्चे, ऐसे आए अगर पेपर में, एक छोटी सी डेरिवेशन और है 2 मार्क में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डेरिवेशन अगर YDSC के लिए आए तो ये वाली करना जो मैं अब करने जा रहा हूँ। जो देखो ध्यान से सुनना, 2 अलग अलग डेरिवेशन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, एक जो कल कराई थी वो लिखा आएगा इंटरफेरेंस के लिए करो, तब वो करना उतनी बड़ी सी। और अगर आए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डेरिवेशन करो, तो इससे करना जो मैं करा रहा हूँ, ये 2 नंबर का आएगा बस। वो 3 या 4 नंबर का भी आ सकता है, 5 का भी दे देते कभी कभी। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? वहां पे जो हमने वेव ली थी वो ऐसे लिया था ना, एक का एम्पलीट्यूड A था और दूसरे का एम्पलीट्यूड B था, 2 अलग अलग लिया था ना। एक का एम्पलीट्यूड A sin ओमेगा t था, दूसरे का B sin ओमेगा t प्लस फाइव, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग थे। YDSC में दोनों के एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेम ही सोर्स से तो निकल रही थी ना लाइट, वहां पे 2 अलग अलग सोर्स से निकल रही थी, दोनों कोहेरेंट थे, तो दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम था लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग था। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो Y1 और Y2 होगा उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो जो आपने इंटेंसिटी हमने वो अलग अलग नहीं ली थी, I1 अलग लिया था, I2 अलग लिया था। यहाँ पे फॉर YDSC the waves must have same amplitude, must have same amplitude. So the intensities I1 and I2 should be same. जो I1 होगा वही I2 होगा, उनको मैं I0 मान लेता हूँ। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था इंटरफेरेंस के लिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो क्या डिराइव किया था? वो ये था ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव, ये डिराइव किया था ना हमने कल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को YDSC के लिए आपने क्या करना है, I1 I2 दोनों को I0 मान लेना है, ये भी I0 वो भी I0, इधर भी I1 I2 को I0 डाल, इधर cos फाइव। तो यहाँ पे हो गया I0 प्लस I0 कितना हुआ, 2I0, ये I0 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो I0 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो सिर्फ I0 बचेगा ना, ये I0 स्क्वायर रूट में है, रूट से बाहर आके I0 बचेगा, यहाँ पे बचा cos फाइव। अब आप यहाँ से 2I0 ले लो कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस cos फाइव, 2I0 कॉमन, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे क्या बचा cos फाइव। ये बात समझ में आई? दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। आपको कल बताया था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर हमने पहले वाले में I1 माना था, दूसरे वाले को I2 माना था, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग थे। अभी दोनों का एम्पलीट्यूड जब सेम है तो I1 I2 क्यों मानेंगे, दोनों I1 I2 को हम I0 मान ले रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए I0 I2 सेम होगा। तो इसलिए अब सीधे वहीं से शुरू कर देना जो हमने डिराइव किया था लास्ट में। तो I1 I2 की जगह I0 डाल दिया हमने, डालने के बाद 2I0 कॉमन आ गया। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया, जो नॉन मैथ वाले बच्चे, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 2 टू द 4 I0 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। तो YDSC के लिए आए तो इतना सा करना है, ठीक है, डेरिवेशन। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है YDSC के लिए, 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। ठीक है, कहानी खत्म। अब आ जाते हैं, मैं आपको 2 टाइप के न्यूमेरिकल बताया तो छोटी सी जगह है। पहला टाइप का न्यूमेरिकल ड्यूरिंग इंटरफेरेंस, अब ये इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल है पहला। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का रेशियो है 4:9, इंटेंसिटी रेशियो वर्ड में बोलेंगे तो I1 I2 ले लेना 4:9। आपको बोलेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, समझ गए? I1 बाय I2 दे रखा है, I max अपॉन I min पूछा है, बस इतना ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का छोटा सा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया I1 और I2 का क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, I1 बाई I2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कल हमने नोट में लिखा था। तो I1 बाय I2 को हम लिख सकते हैं 4/9, याद कर लो फॉर्मूला भी मेरे साथ, I1 बाय I2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो I1 बाय I2 की जगह मैंने लिख दिया 4/9 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, उधर क्या लगेगा रूट, तो a बाई बी कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3,
स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा ना, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, a बाई बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, a बाई बी कितना आ गया, 2:3। तो a हम लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू 2/3b। a की वैल्यू आ गई 2/3b, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। उसका फॉर्मूला होता था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, यही था ना फॉर्मूला, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी स्क्वायर। अब वो जो वैल्यू निकाली है इसमें डाल दो, a की वैल्यू कितनी है 2/3b, तो यहाँ a की जगह डाल दो 2/3b, a को हटा के 2/3b, यहाँ b ही रहने दो, नीचे भी a की जगह 2/3b, तो ये b कट जाएंगे ना, ये देखो ऊपर एलसीएम लोगे तो 3b प्लस 2b कितना होगा 5b/3, और नीचे 3b में से एक b गया तो माइनस b/3 आ जाएगा ना, का स्क्वायर b/3 कट गया, कितना बचा 5/1, 5 का स्क्वायर 25, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो मैक्सिमम और मिनिमम की रेशियो की इंटेंसिटी कितनी आ गई 25:1। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन इज 25:1, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दे दे आई मैक्स अपॉन आई मिन दे दे, और ये पूछ लें, ये दे के ये भी पूछ सकते हैं। तरीका यही है, फॉर्मूला याद रखो कि इंटेंसिटी का रेशियो किसके बराबर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के, और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो किसके बराबर a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमने ये फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू डाल के a बाई बी की वैल्यू आ गई। अब इस a बाई बी की वैल्यू यहाँ डाल दो। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है थोड़ा मुश्किल हो गया, कई लोगों को ऐसा लगता है, तो उनके लिए एक और तरीका है छोटा, वैसे मुश्किल नहीं है ये, लेकिन जैसे a बाई बी यहाँ तक समझ में आ गया 2:3, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, a को मान लो 2x, b को मान लो 3x, छोटी क्लास में नहीं सिखाते थे, ये रेशियो है 2:3, तो a हो गया 2x, b हो गया 3x, उसको यहाँ डाल दो, तो a की जगह 2x, b की जगह 3x, a की जगह 2x, b की जगह 3x, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, और 2 में से 3 गया है 1, एक एक्स कट गया, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये सही है। ठीक है, जिसको जैसा लगे आसान, वो भी सही था, ये भी ठीक है। तो ये हमारी आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना आ गया 25:1। ठीक, तो ये आप ये वाली डेरिवेशन कर लो, ये मत नोट करना, ऐसा मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, अभी एक और कराना है।